नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का जो दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनके जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में विद्यार्थियों को किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव, क्रमानुसार स्रोतों का अभाव, पुरानी लिपियों को पढ़ने की समस्या या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये सभी समस्याएं इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आती हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव होता है प्राचीन भारत में, प्राचीन जो इतिहास के अध्ययन करने में क्रमानुसार स्रोत का अभाव रहता है। पुरानी लिपियों को पढ़ने में समस्या होती है, भाषा कई बार समझ में नहीं आती, तो ये समस्याएं उसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है बौद्ध चरित्र, नागानंद, वेद, रामायण। तो वेद जो हैं भारतीय इतिहास के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वेद यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4, 6, 18, 108। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन क्या सही है। वेद किस भाषा में लिखे गए? तो वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का संकलन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, तो यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ये हुई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? तो कौन सा वेद नहीं है? जो हमारे वेद हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद है, और जो वेद नहीं है वह है गंधर्व वेद। वेदों की कुल संख्या कितनी है? जो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग है 8 और जो आपके वेद हैं वो 4 हैं। वेदांग आपके 8 हैं। वेदांग निम्नलिखित में से किसके अंग हैं? तो वेदांग जो अंग हैं वह हैं वेद के। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे महत्वपूर्ण वेदांग किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कल्प को सबसे महत्वपूर्ण वेदांग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे वेदांग में आर्यों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है कल्प में, और इसीलिए कल्प को महत्वपूर्ण वेदांग माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे प्राचीन व्याकरण की रचना किसने की? तो यह की गई थी पाणिनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13। रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके पास वेदव्यास, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि। तो रचना की गई थी, ये की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा व्याकरण की रचना की गई थी, और जो वेदव्यास के द्वारा जो महाभारत की रचना की गई थी। कालिदास के द्वारा भी अनेक नाटकों की रचना की गई, कविताओं की रचना की गई। अभिज्ञानम शाकुंतलम जिनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 14। रामायण में कुल कितने श्लोक दिए गए हैं? तो रामायण में है टोटल 24,000 श्लोक, और महाभारत में है 1 लाख। ये 1 लाख। आगे देखते हैं। महाभारत का लेखक कौन है? तो कौन है महाभारत के लेखक? महर्षि वेदव्यास। और जो वाल्मीकि जी हैं ये रामायण के लेखक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत का आरंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का आरंभिक नाम था जय। महाभारत का आरंभिक नाम था जय। महाभारत में कुल कितने श्लोक दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 1 लाख। भगवत गीता निम्नलिखित में से किसका अंग है? तो भगवत गीता अंग है महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य है जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन हमारे पास आयुर्वेद, सुत्त पिटक, रामचरितरंगिणी। तो महाकाव्य है आपका 2 महाकाव्य है, एक महाभारत दूसरा रामायण। तो ये सही होता है। आगे देखते हैं।
सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। आगे देखते हैं, मनुस्मृति का लेखक कौन था? तो मनुस्मृति के लेखक थे मनु, ऋषि मनु। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य यहाँ पर लिखा गया था। पुराणों की कुल संख्या बताएं। तो पुराणों की संख्या आपको बतानी है कि पुराण कितने हैं। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या है 4 और वेदांग की संख्या 8 और पुराणों की संख्या है 18। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों का कौन सा भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग बताना है आपको पुराणों का, तो वो है 5वां भाग। तो ये हमारा सही हो जाता है। पुराणों से हमें निम्नलिखित में से किस राजवंश की जानकारी होती है? तो यहाँ पर हमें जानकारी होती है मौर्य की, सातवाहन की और गुप्त की। जो गुप्त ये वंश हैं, इन सभी की जानकारी होती है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पिटक, जो 3 पिटक बताए गए हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। आगे चलते, बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र पुस्तकें त्रिपिटकाज लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी पाली भाषा में। इसी भाषा में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार जन जन तक किया गया था। यह उस समय स्थानीय भाषा होती थी, आम बोलचाल की भाषा होती थी, जिससे कि जो आम जन थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सभी को यह समझ में अच्छे से आ जाती थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर है त्रिपिटक, ये भी है, जातक भी है, अंग भी है, ये महाविभास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए थे। निम्नलिखित में से त्रिपिटक कौन सा है? तो इनमें से आपको त्रिपिटक बताना है। सुत्त पिटक यह तो है, विनय पिटक ये भी है, अभिधम्म पिटक ये भी है, और तो ये तीनों यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं का वर्णन किस में मिलता है? तो यह मिलता है जातक में। आगे चलते हैं, जातकों की कुल संख्या बताएं। तो जातकों की कुल संख्या है 549। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन था? तो कौन थे? अशोक घोष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना वसुमित्र द्वारा की गई? तो वसुमित्र के द्वारा रचना जो की जाती है वह की जाती है महाविभास की। दीपवंश एवं महावंश की रचना किस देश में की गई थी? ये जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, इनकी रचना की गई थी श्रीलंका के अंदर। आगे देखते हैं, दीपवंश एवं महावंश नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ पर है कथावथु, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। भारत में व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। तो प्राचीन जो ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी, अष्टाध्यायी, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो इनके लेखक थे पाणिनि। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। तो ये सही हो जाता है ऑप्शन क्या है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से राजनीति का या राज्य व्यवस्था का वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा जिसकी रचना की गई, जिसमें राजनीति का वर्णन है, वह 15 खंडों में विभाजित है। नीति शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? और नीति शास्त्र की रचना की जाती है कामनंदक के द्वारा। आगे देखते हैं,
महाभाष्य की रचना की गई, तो महाभाष्य की रचना यहाँ पर की जाती है पतंजलि के द्वारा और पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी कालिदास के द्वारा, अभिज्ञानम शकुंतलम आर्यभट्ट के द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना की जाती है। इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? आपको बताना है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विशाख दत्त की है? तो यह है रत्नावली जो है हर्षवर्धन की, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, महाभाष्य पतंजलि का। तो ये बचती है देवी चंद्रगुप्तम, यह रचना है विशाख दत्त की। अभिज्ञानम शकुंतलम का लेखक कौन था? इसके लेखक थे कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? रत्नावली, ये रचना कालिदास की नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की है? तो हर्षवर्धन की जो रचना है वह है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों रचना हर्षवर्धन की है। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पर सत्य है। राजतिरंगिणी का लेखक था, कौन था राजतिरंगिणी का लेखक? तो ये थे कलहड़। राजतिरंगिणी से हमें किस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो बाणभट्ट की रचना को आपको बताना है यहाँ पर। तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। आगे देखते हैं, हेरोडोटस किस देश से संबंधित था? एक मिनट। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका को लिखा गया था मैगस्थनीज के द्वारा। आगे देखते हैं, हेरोडोटस किस देश से संबंधित था? तो ये थे यूनान से संबंधित थे। डीमैक्स किस देश का निवासी था? तो ये भी यूनान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 55, विक्रमादेव चरित में किस शासक की सफलताओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है विक्रमादित्य षष्ठ के। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, संध्याकर नंदी की रचना का नाम बताए। तो इनकी रचना थी रामचरित, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अतुल की है? तो अतुल की है मूषिक वंश। गौड़वाहों का लेखक कौन था? तो कौन थे? वाकपति। संगम साहित्य लिखे गए हैं, तो कहाँ लिखे गए? तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखे गए थे। कुल कितने संगम आयोजित किए गए? तो 3 संगम का आयोजन किया गया था। 3 संगम का आयोजन किया गया था। संगमों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया जाता है मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 62, संगम साहित्य की एक सभा थी जो हुई थी। तो यह हुई थी मदुरा में। संगम किन शासकों द्वारा आयोजित किए गए थे? तो किन शासकों द्वारा आयोजित किए गए थे? पांड्य शासकों के द्वारा संगम आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का नहीं है? तो यह इंडिका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। विश्व का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो प्रथम इतिहासकार जिसको कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है, तो ये थे हेरोडोटस। ज्योग्राफी का लेखक कौन था? तो ऑप्शनों में आपके सामने दिए गए हैं टोलमी, हरिसेन, अतुल। इनमें से कौन है? टोलमी या टोलमी भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना टोलमी ने की? तो किसकी की थी? ज्योग्राफी की रचना इनके द्वारा की गई थी। प्लिनी किस देश से संबंधित था? तो किस देश से संबंधित था? इटली से संबंधित थे प्लिनी। आपके आगे चलते हैं, प्लिनी की रचना का नाम बताएं। तो क्या रचना थी इनकी? नेचुरल
हिस्टोरिका और जो हिस्टोरिका थी ये हेरोडोटस की और जियोग्राफी टोलेमी की। फोफो की चीनी यात्री की रचना थी, जो कि आपके फाहियान की है रचना थी। फाहियान कौन था? फाहियान थे चीनी यात्री। फोफो की के लेखक का नाम बताएं, तो लेखक थे फाहियान। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंगा, यह तीनों आए थे, तो उपरोक्त सभी यहाँ सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सी युकी का लेखक कौन था? तो इनके लेखक थे जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ह्वेनसांग चीनी यात्री थे ये। महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ जो विद्वान भारत आया था वो थे अल-बरूनी। अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी के द्वारा रचना की गई थी तारीख-ए-हिंद की। आगे देखते हैं। भारत में पाए जाने वाला आरंभिक अभिलेख किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में। आगे देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख। एक मिनट रुकिए। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख शास्त्र, और मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र। यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, ये जो इसका सही आंसर है वह क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के हमें जो अभिलेख अफगानिस्तान से मिले उनमें निम्नलिखित में से किन लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया आरमाइक एवं यूनानी लिपि का। ऑप्शन क्या सही है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख से हमें किस राजा की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त की। महारौली लोहा स्तंभ अभिलेख से हमें किस शासक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महारौली से हमें प्राप्त होती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख किस राजा पर प्रकाश डालते हैं? तो ये प्रकाश डालते हैं पुलकेशिन द्वितीय का, इसमें वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कलिंग शासक खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो यह होती है हाथी गुफा से। हाथी गुफा लेख संबंध रखता है, तो ये संबंध रखते हैं कलिंग शासकों से। वैदिक काल के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल के सिक्कों को बताना है क्या कहा जाता था। इन्हें कहा जाता है निष्क। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो ये किए गए थे गुप्त वंश के द्वारा। आगे देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई से हमें किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता की। कांची के मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो आपको बताना है, तो वह डालता है पल्लव पर। देवगढ़ के मंदिर से हमें निम्नलिखित में से किस काल के संबंध में जानकारी मिलती है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट कर देना है। सभी का धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को सुना।